चलिए आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे और इस पोर्शन में हम डिस्कस करेंगे उसका नेक्स्ट वाली यूनिट। ठीक है, वो हमने कंप्लीट कर दी थी। कौन सी? हम पहले दो तीन यूनिट उसके जो दो तीन चैप्टर है उनको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बाकी दो तीन चैप्टर नेक्स्ट उसमें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं आज के सॉलिड स्टेट के एमसीक्यू। ठीक है, सॉलिड स्टेट। तो पहला हमारा क्वेश्चन है द नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट, द नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट, number of lattice point in a primitive unit cell, in a primitive unit cell is oblique r। बताइए, पहला है आपका ऑप्शन 1, दूसरा है 1/2, तीसरा है 2 और चौथा आपके पास 4। क्या कह रहा है आपसे? द नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट इन अ प्रिमिटिव यूनिट सेल इज आर बोला। एक प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो टोटल नंबर ऑफ एटम होते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं किसको है? पहले आपको ये बताना चाहिए। प्रिमिटिव यूनिट सेल किसको बोलते हैं? जिसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम आपके पास कितना आता है जरा बोलो? 1। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव क्या होते हैं? जिसमें एक से ज्यादा आते हैं उसको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है? जिसमें जिसका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना होता है? जिसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम का जो कंट्रीब्यूशन होता है कितना होता है आपके पास जरा बोलो? 1। उसको हम बोलते हैं क्या? प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही है? नॉन प्रिमिटिव के केस में क्या होता है? अगर इसी में आपको नॉन प्रिमिटिव लिखा होता तो नॉन प्रिमिटिव में आपने देख रखा जैसे बीसीसी होता है, एफसीसी होता है, ईसीसी होता है। तो इनमें जो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल जो होते हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होते हैं वो आपके पास एक से ज्यादा होते हैं। ठीक है, जैसे बीसीसी में 2 होते हैं, एफसीसी में कितने होते हैं? 4। ठीक है, तो ये सारी आपको पता होनी चाहिए। नॉन प्रिमिटिव में अगर हम बात करें तो नॉन प्रिमिटिव में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, नॉन प्रिमिटिव में जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होते हैं वो आपके पास ग्रेटर देन आपके पास 1 देखने को मिलेगा, ग्रेटर देन 1 देखने को मिलेगा। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स ग्रेटर देन 1 देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपके पास 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है द nearest neighbor distance, nearest neighbor distance in the BCC structure, in the structure of BCC is। ठीक, पहला ऑप्शन है a√3/2, दूसरा है आपका a√2 डिवाइडेड बाई 2, तीसरा है 2a/√3 और चौथा है 2a/√2, 2a/√2। चलो सभी रिस्पॉन्स देने की कोशिश करेंगे। हाँ, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम मतलब दो एटम के बीच का जो सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस आता है उसको होता है। अब ये नियरेस्ट नेबर, मतलब नियरेस्ट नेबर का मतलब है जो दो एटम के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं नियरेस्ट नेबर। और अगर हम बात करें बीसीसी के बारे में तो बीसीसी जब हम बना रहे होंगे, ठीक है, ये हमने बीसीसी बना दिया। बीसीसी में होता क्या है? एक एक एटम कहां पर होगा जरा बोलो? एक एक एटम कॉर्नर पर तो होगा ही होगा। एक एक एटम कहां होगा जरा बोलो? कॉर्नर पर तो होगा ही होगा। और साथ ही एक कहां पर होता है जरा बोलो? सेंटर पर भी होता है। कॉर्नर पर तो होता ही होता है, सेंटर पे भी होता है। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना आता है इसमें? 2 आता है। अब हमने जो देखना होता है, हमने देखना होता है बॉडी सेंटर्ड के बारे में बात हो रही है तो बॉडी वाले मॉलिक्यूल को लेते हुए चलेंगे। समझ आई नहीं आई बात? तो नियरेस्ट नेबर अगर हम बात करेंगे तो डायगोनल के अक्रॉस आपको पता है कि ये जो होगा ये कहां पर होता है एक्चुअल में? ये एटम कहां पर होता है? जहां पर इसके डायगोनल आपस में ऐसे करके इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं वहां पर होता है। कहां पर होता है? जहां पर इसके डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं। और आप ये समझिए कि केवल ये इतना छोटा ही नहीं है, ये
इतना बड़ा है कि ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। इस यूनिट सेल में सिर्फ 3 ही आपके पास इसके अलोंग आ पा रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं डायगोनल के बारे में बात करूंगा, तो अगर ये डायगोनल है तो इसमें ये सेंटर वाला होगा। ध्यान समझने की कोशिश करिए कि सेंटर वाला है, ये इधर कॉर्नर वाला है ऐसे करके, और इधर इधर एंड वाला है ऐसे करके, ये 3 एटम। तो हमने क्या करा, आपको समझ में आ रहा होगा, इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस आर है, ठीक है। इस सबकी रेडियस क्या है जरा बोलो, आर। अब हमको क्या करना है ना, एक एटम है, एक एटम, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमको देखनी है। तो कितनी आ जाएगी ये आपको बता, डायगोनल अगर इसका लेटिस पैरामीटर अगर सपोज कर ले ए है, आपको बताइए लेटिस पैरामीटर ए दे रखा, अगर इसमें ए लिखा है तो इसका मतलब समझ में आता है लेटिस पैरामीटर कितना लिया गया, ए लिखा है, ठीक। ये सब क्यूबिक क्रिस्टल है तो आपका लेटिस पैरामीटर सेम रहेगा। तो ये कितना हो गया बोलो, टोटल आपके पास कितना आ गया, ये आ गया आपके पास, अगर आप देखोगे यहां से यहां तक ये बॉडी सेंटर, बॉडी आपके पास डायगोनल अगर देखोगे ये आएगा a√3, और a√3 की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 4r की इक्वल आएगी। तो मैंने लिख दिया 4r इक्वल टू a√3, क्योंकि डायगोनल है, डायगोनल होता है a√3, और यही डायगोनल आपके पास रेडियस के फॉर्म में जो आ रहा है वो 4r की इक्वल आ रहा है, r प्लस आर प्लस आर प्लस आर। लेकिन मैंने कहा था आपको, हमको दो एटम के बीच के सेंटर की डिस्टेंस देखनी है, तो ये r और r ये है डिस्टेंस, ये हमारे पास है, इसको हम बोलते हैं नियरेस्ट नेबर बोलते हैं। ये मैंने डी बोल दिया। ये कैसे निकालेंगे, 2r इक्वल टू मैंने आपके पास बोल दिया a√3 डिवाइडेड बाय 2 विच इज आपके पास d, दिस इज नियरेस्ट नेबर इन केस ऑफ आपके पास bc, ठीक। ये समझ में आना चाहिए। चलिए ऐसी एफसीसी में भी निकाल सकते हैं। एफसीसी वाले में क्या बात ध्यान में रखेंगे कि फेस वाले को देखते हुए चलेंगे, ठीक। इसी तरीके से जब हम बात करेंगे सिंपल क्यूबिक के बारे में तो समझ में आता है कॉर्नर वालों को देखते हुए चलेंगे, एक इधर होता है एक इधर होता है, तो आप उसमें अगर देखोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, a इक्वल टू आपके पास वो 2r आ जाएगा। फेस सेंटर्ड में अगर आप देखोगे तो जो a√2 की वैल्यू आपके पास रखोगे वो किसके इक्वल रखोगे, 4r के इक्वल रखोगे, वहां से आप वैल्यू निकाल लोगे 2r की। ये बात समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं करके, और केस में भी आपको पता होना चाहिए, ये तो ठीक ही है, ठीक। ये हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, the coordination number of in case of simple cubic structure, the coordination number in case of simple cubic crystal, ठीक है। तो इज बोल रहा, पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 1, ठीक है। मुझे लगता है सभी ने ग्रेजुएशन के टाइम में भी साथ सॉलिड स्टेट पढ़ाई होगा, उसके बाद भी हमने डिस्कस किया ही है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है, कैसे आते हैं क्या आते हैं करके। और इनिशियल में जब आपने स्टार्ट किया होगा तो 12th में भी पढ़ा होगा, अब तो खैर हट चुका है सिलेबस से ही। 12th में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, 12th में भी होता था ना ये क्या है जरा देखो, बोला कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ इन केस ऑफ, बोला सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल बोल रहा है। अच्छा पहली बात, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि एक एटम के आसपास कितने नियरेस्ट नेबर हैं उनको काउंट कर लो। मैंने क्या कहा, नियरेस्ट नेबर मतलब क्या होता है, एक एटम के आसपास कितने आपके पास एटम उनको काउंट कर लो, उसको बोलते हैं नियरेस्ट नेबर बोलते हैं, ठीक है। तो उसी को मतलब कोऑर्डिनेशन, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। मतलब एक एटम के आसपास कितने नियरेस्ट नेबर है उनको हम क्या बोलते हैं, जरा बोलो, कोऑर्डिनेशन ऑफ नंबर बोलते हैं। तो हमने क्या करा इस तरीके से ये एक सिचुएशन बना ली, हमने कहा कि हाँ क्लास में बैठ जाओ उधर। तो हमने कहा ये इस तरीके से आपके पास आइटम्स हैं, ठीक है। ये और है क्या सिचुएशन, जरा समझने की कोशिश करना, क्योंकि आपसे बोला सिंपल क्यूबिक, तो सिंपल क्यूबिक हमने डिजाइन कर लिया। अब होता क्या है इसमें, अगर आप एक एटम अगर इमेजिन करोगे ऐसे करके, जब आप एक एटम इमेजिन करोगे तो इसके नियरेस्ट नेबर कौन आ सकता है। देखो ये एटम आपके पास, आपको पता है कि इसके पास में, एक्चुअल में ये ऐसे नहीं रखा गया है, ऐसा नहीं कितनी दूर है, एक्चुअल में ये आपको पता होना चाहिए कुछ ऐसे है और ये कुछ ऐसे है, और ये जो है आपके पास ये कुछ, ये आपको ये बीच में रखा हुआ है ऐसे करके, ये एक्चुअल में इधर भी नहीं है, आधा कंट्रीब्यूशन इसका अंदर होता है, आधा कंट्रीब्यूशन इसका बाहर होता है, कुछ ऐसा होता है ऐसे करके,
ऐसा समझिए कुछ, ये कुछ ऐसा होता है ऐसे करके, ये कुछ ऐसे होता है ऐसे करके, ये कुछ ये वाला जो एटम होगा कुछ आपका इसके साथ भी कंट्रीब्यूशन कर रहा होगा। तो अगर आप देख पाओगे ना तो आपको ऐसा समझ में आएगा कि ये जो एटम आपको दिख रहा है कोई कॉर्नर वाला, ये इसके साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है, इसके साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है और इसके साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है। कितने के साथ इंटरेक्ट कर रहा है यहां से आपको जरा बोलो, यहां से आपको दिखेगा कि इस तरीके से यहां से तीनों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक, समझने की कोशिश करिएगा। अब इसके जस्ट इधर भी एक एटम होगा, इसके जस्ट इधर भी एक एटम होगा। समझना है मैं क्या कह रहा हूं करके। आप ऐसा अपने रूम को इमेजिन करो, रूम के कॉर्नर को इमेजिन करो, नीचे वाले कॉर्नर का एटम भी उसमें कंट्रीब्यूशन करेगा, उसके नियरेस्ट नेबर बनेगा, इधर कॉर्नर वाला भी बनेगा, इधर कॉर्नर वाला भी बनेगा, उसके जस्ट बगल वाली जो यूनिट सेल होगी उसका कॉर्नर वाला भी कंट्रीब्यूशन करेगा, उसके जस्ट बगल वाला भी और उसके जस्ट बगल वाला भी। तो अगर आप एक कॉर्नर वाले को इमेजिन करोगे तो 1 2 3, दूसरी यूनिट सेल से भी आपके पास 1 2 3 आएंगे। समझ आ रहा नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूं करके। तो अगर आप इसमें देखने की कोशिश करोगे, कॉर्नर में अगर आप देखने की कोशिश करोगे, इसमें केवल आपके पास यही नहीं आएगा, एक तो ये आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा, एक इसके जस्ट बगल वाला होगा, एक इधर वाला होगा, बात समझा नहीं, और एक ऊपर वाला होगा ऐसे करके। तो टोटल आप काउंट करोगे 1 2 3 4, आपके पास 5 और आपके पास 6 जैसे देखने को मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। मैं इसको इरेज करके फिर से आपको बना के बता देता हूं, अगर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो। ठीक है, मैं फिर से एक बार इसको बना देता हूं, बाकी आप अपने रूम में ज्यादा बेटर तरीके से इमेजिन कर सकते हो। मैंने कहा एक ये इसके साथ नियरेस्ट नेबर बनेगा, एक ये बनेगा और एक जस्ट इधर बगल वाला होगा, एक इधर जस्ट इसके बगल वाला होगा, बगल वाली यूनिट सेल का एक ये होगा। ठीक, 1 2 3 4 5, ठीक है, और एक ऊपर वाला होगा। ठीक, तो ये है। तो टोटल अगर आप काउंट करोगे ना, इसके जो नियरेस्ट नेबर बनेंगे, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, इसके बगल वाली यूनिट सेल का, एक इधर वाला, एक इधर वाला। तो टोटल आप काउंट करोगे ना 1 2 3 4 5 6, तो 6 इसके नियरेस्ट नेबर बनेंगे। ये बात सुनिए, और वही क्या हो जाएगा जरा इसका जरा बोलो, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा बोलो, 6। क्या ये बात समझ में आई? चले, तो इसी तरीके से और मैं भी पता होना चाहिए। ये तो आपके पास सिंपल क्यूबिक के लिए था। अगर आप बीसीसी में अगर बात करोगे, बीसीसी में 8 आता है, क्यों आता है 8 जरा देखो, सेंटर वाले के साथ बता इमेजिन करो, सेंटर वाले को देखो। अगर बीसीसी में अगर आप देखोगे ना, अगर ये किसके लिए है जरा बोलो, अगर मैं बात करूं सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए ये आता है आपके पास 6, बीसीसी के लिए कितना आता है 8, और एफसीसी के लिए कितना आता है जरा बोलो, ये आता है 12। एफसीसी के लिए कितना आता है जरा बोलो, 12। ये ध्यान में रहना चाहिए। अब इसके लिए 8 कैसा आता है, अब आप सेंटर में इमेजिन करो, सेंटर वाला आपके पास कितनों के साथ कंट्रीब्यूशन कर सकता है, हर कॉर्नर वाले के साथ कर सकता है। जब हर कॉर्नर वाले के साथ आपके पास नियरेस्ट नेबर अगर उसका हो सकता है, अगर मैं सेंटर पे करूंगा ये भी उसका नियरेस्ट नेबर होगा, ये भी 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 होगा, तो 4 ऊपर 4 नीचे, तो कितना हो जाएगा 8। ऐसी फेस सेंटर्ड की जब बात करते हैं हम, फेस सेंटर्ड अगर मैं बात करूं, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं आपको एक के साथ तीनों चीजें बता दे रहा हूं, खाली हमारा ये पर्पज नहीं कि इसी का आंसर जान लेना। ठीक है, अगर मैं एफसीसी के बारे में बात करूं, और इनको रटा नहीं जा सकता, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, कितना रटोगे तो थोड़ा बहुत समझ लोगे तो याद रहेंगे। यहां पर एफसीसी में क्या जरा देखो, आपको पता है कि एक फेस पर हमने इमेजिन करा, देखो 1 2 3 4, ये तो इसके नियरेस्ट नेबर होंगे। बगल वाला आपके पास ये जो फेस का जो एटम होगा, इधर इधर और एक इधर और एक इधर, ये 4 भी इसके नियरेस्ट नेबर होंगे। और इसके इधर वाले जो आएगा, इधर वाली जो यूनिट सेल आएंगे, उसके फेस वाले पे 4 जो होंगे, कैसे होंगे आपको बता दें, इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से रहेगा ऐसे करके। तो एक ये होगा, एक ये होगा, एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा। तो अगर आप इसके देखोगे ना, इसके नियरेस्ट नेबर देखोगे तो 4 तो इधर आ जाएंगे, 4 इधर आ जाएंगे और 4 ही आ जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे जरा बोलो, 12। टोटल कितने हो जाएंगे जरा बोलो, 12। ये बात समझ में आई? चलिए, तो ये है द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। ये बहुत फेमस है, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ NaCl इज, ठीक है, सिंपल क्यूबिक, दूसरा BCC, तीसरा FCC, चौथा HCP, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड। ठीक है,
बताइए NaCl का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो बहुत फेमस एग्जांपल है। किसका फेमस एग्जांपल है? FCC का। FCC आपके पास, FCC का आपके पास जो NaCl होता है वो किस फॉर्म होता है जरा बोलो? NaCl किस में होता है? FCC क्रिस्टल, FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही है? FCC किस में होता है जरा बोलो? फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है। चलिए नेक्स्ट, वो पूरा स्ट्रक्चर बनता हो सकता है किसी ने 12th में अगर देखा होगा, तो मैं बनाने नहीं जानने वाला हूं। अगर किसी ने देखा होगा तो पूरा स्ट्रक्चर बनता होगा, उसमें हम आपके पास 8 सेल कंबाइन करके बनाते पूरा उसको। देखा किसी ने? हाँ मतलब ग्रेजुएशन के टाइम में, हाँ उसमें भी देखा होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी देखा होगा सॉलिड स्टेट में। बिल्कुल, उसमें तो बहुत सारे क्रिस्टल थे। NaCl था, CaCl था, ZnS था, ठीक है, MgO था, बहुत सारे क्रिस्टल है उसमें। तो चलो एक काम करेंगे, एक मैं वीडियो बनाऊंगा ऐसी जिसमें एटॉमिक के जो कुछ इंपोर्टेंट वाला पोर्शन है उसको डिस्कस कर लूंगा। जैसे एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लूंगा, और मैकेनिक्स का अगर कुछ इंपोर्टेंट अगर पोर्शन होगा तो उसको भी डिस्कस कर लूंगा। उसमें एक हम ऐसा वीडियो बना लेंगे, ठीक है। चलिए, लेकिन वो उसका आने में थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब ऐसा नहीं कि कल ही हो जाएगी या परसों ही हो जाएगी, तो जल्दबाजी मत करना। नेक्स्ट आपके पास एटॉमिक पैकिंग ऑफ सिंपल क्यूबिक इज, एटॉमिक पैकिंग ऑफ सिंपल क्यूबिक इज, सिंपल क्यूबिक इज, पहला पाई, दूसरा पाई/6, तीसरा √3/π8, चौथा आपके पास पाई डिवाइडेड बाई 2 3√2। ये है सिंपल क्यूबिक के लिए। ठीक है, ठीक। देखो अच्छा बताओ, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन बोला किसके बारे में? सिंपल क्यूबिक का कितना होता है करके, क्या क्या होते हैं जरा बोलो? सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए, BCC क्रिस्टल के लिए, और FCC आपके पास क्यूबिक क्रिस्टल के लिए, तीनों के लिए डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए पाई कितना आता है जरा बोलो? 6। इसके लिए कितना आता है? π√3/8 आता है, ठीक है। और इसके लिए कितना आता है जरा बोलो? FCC के लिए अगर हम बात करें, FCC के लिए आता है π/3√2, ये आता है, ठीक है। ये किसका होता है जरा बोलो? ये सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए होता है। और आपको कभी इसके ऑर्डर भी अरेंज करने के लिए बोलता है, सबसे ज्यादा इनके और मतलब पैकिंग एफिशिएंसी के ऑर्डर में इनको अरेंज करिए करके, किसकी सबसे ज्यादा होती है किसकी कम होती है करके, तो आपको ऐसे अरेंज करना भी आना चाहिए। ये कितना आता है? 52% आता है। ये अगर आप सॉल्व करोगे तो 68% आता है, और ये कितना आता है? 74% आता है, ठीक। ये समझ में आना चाहिए। तो हमको ये समझ में आता है सिंपल क्यूबिक का लिए अगर हम बात करें 5/6 विद 52%, तो हो जाएगा आपके पास क्या ऑप्शन? कौन सा हो जाएगा? सिंपल क्यूबिक के लिए कहलाता तो 52% π/6, विच इज ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, द स्पेस लैटिस ऑफ डायमंड इज, ठीक है। हमने थोड़ा बहुत डायमंड भी डिस्कस किया था। द स्पेस लैटिस ऑफ, था नहीं आपके उसमें डायमंड इज। पहला है आपका सिंपल क्यूबिक, दूसरा है BCC, तीसरा है FCC विद 2 एटम्स पर यूनिट सेल, 2 एटम्स पर यूनिट सेल, ठीक है। चौथा है FCC विद 8 एटम पर यूनिट सेल। बोलो कौन सा होता है? बिल्कुल FCC विद आपके पास 2 एटम पर यूनिट सेल। इसमें 2 FCC के क्रिस्टल होते हैं, आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। 2 FCC आपका कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। उसकी वजह से आपके पास जो स्पेस लैटिस बनता है उसको हम आपके पास क्या बोलते हैं जरा बोलो? डायमंड बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखना।
चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है ब्रैग्स इक्वेशन। ब्रैग्स इक्वेशन फॉर डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमा एक्स-रे, फॉर मैक्सिमास एक्स-रेज diffraction from crystal is, पहला ऑप्शन है 2d sin थीटा इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, बड़ी सिंपल सी इक्वेशन होती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। तीसरी इक्वेशन है आपके पास d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, और चौथी इक्वेशन है 2d tan थीटा इक्वल टू n लैम्डा। बोलिए, बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है, तो पता है ना ब्रैग्स लॉ। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई भी थी, क्या बताई थी अगर आपको याद आ रहा हो? हाँ, ये तो बड़ा सिंपल सा, ये तो ये है आपको बताइए, ब्रैग्स लॉ होता है 2d sin थीटा इक्वल टू आपके पास क्या, n लैम्डा, ये होता है। ठीक है, मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बताई थी? मैंने कहा था अगर मान लो उसने क्वेश्चन बदला मतलब अगर उसने बोल दिया ये वैसे एंगल कहां से होता है, ये ग्लांसिंग एंगल होता है, प्लेन के साथ होता है। मतलब इस तरीके से एटम्स होते हैं, एटम का आपके पास ये एटम की लेयर है। ठीक, हमने इस पे एक्सरे गिराया ऐसे करके, एक्सरे एटम्स में से डिफ्रैक्ट होकर उधर चली गई। ठीक, एक्सरे क्यों यूज करते हैं? क्योंकि आपके पास हमको समझ में आता है कि एक्सरे का जो ऑर्डर होता है और वेवलेंथ का जो ऑर्डर होता है और जो एटम का जो डायमीटर का जो ऑर्डर होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो डिफ्रैक्शन शो होगा, वेव ऑप्टिक्स की कंडीशन है डिफ्रैक्शन शो होने की। ठीक है, अब जरा समझने की कोशिश करिएगा। तो यहां से अगर मैं थीटा अगर बात करूं, ये जो एंगल होता है ये एंगल होता है थीटा, ये एंगल जो है, या इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लांसिंग एंगल भी बोलते हैं, या प्लेन के साथ जो एंगल बना है। अब उसने मान लो किसी टाइम पर अगर नॉर्मल के साथ अगर एंगल बोल दिया, वैसे बोलेगा नहीं, रेयर चांस है, मान लो उसने बोल दिया कि नॉर्मल के साथ अगर एंगल अगर थीटा बनता है, एक रे गिरती है किसी एटम में क्रिस्टल पर, और नॉर्मल के साथ अगर एंगल अगर थीटा बन रहा है तो ब्रैग्स लॉ होगा। तो उस समय यहाँ पर ये जो एंगल होगा ये 90 माइनस थीटा होगा, यहाँ पर 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा होगा तो कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए आपको समझ में आना चाहिए ये एंगल यही है। ठीक, चलिए, तो कौन सा हो जाएगा, 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रैग इक्वेशन। ब्रैग इक्वेशन 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा हैज नो सॉल्यूशन, हैज नो सॉल्यूशन फॉर वेवलेंथ लैम्डा इफ। ठीक है, मतलब आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न वाली चीजें नहीं दिखेंगी। लैम्डा इज ग्रेटर देन डी, ऑप्शन बी आपके पास लैम्डा आपके पास इज ग्रेटर देन 2d, तीसरा लैम्डा इज लेस देन डी, और चौथा लैम्डा इज लेस देन 2d। अब ध्यान से समझने वाली बात है कि आपको किस कंडीशन में वो देखने को नहीं मिलेगा। मैंने आपको कहा कि जो क्रिस्टल का जो प्लेन के बीच जो स्पेसिंग है, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको ये डी होता क्या था, डी होता था आपके पास क्या, ये प्लेन के बीच के आपके पास डिस्टेंस ये होती थी। ठीक है, इंटरप्लेनर आपके पास डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं डी। ठीक है, ये जो डी होना चाहिए ना, ये डी आपके पास अगर ये डी जो होता है, अगर ये 2d अगर हम बात करें, ये जो आप फैक्टर बनता है, अगर ये 2d अगर लेस देन अगर आपके पास क्या आता है, जरा बोलो, लैम्डा अगर आता है, उस कंडीशन में हमें किसी भी तरीके का आपके पास कोई पैटर्न देखने को नहीं मिलता। ठीक है, समझ में आई नहीं आई बात? अगर हम ये अगर लैम्डा अगर लेस देन अगर 2d आता है तो पैटर्न हमें कैसा होता है, पैटर्न दिखाई नहीं देता है। पूरी इसकी मैथ्स आती है, उसको हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, अगर ये जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस, अगर ये जो हम 2d जो फैक्टर लिख रहे हैं, अगर आपके पास लेस देन अगर क्या आता है, अगर आपके पास ये लेस देन अगर ये 2d वाला जो फैक्टर अगर आपके पास क्या आता है, लेस देन अगर आपके पास 2d आता है, ठीक है, ये आपका लैम्डा आता है, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो।
या फिर आप ऐसा बोल सकते हो लैम्डा इज ग्रेटर देन, अगर 2D आता है उस कंडीशन में हमें कोई भी किसी भी तरह का कोई पैटर्न देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन के लिए अगर बात हो रही है तो नो सॉल्यूशन के लिए आपके पास वेवलेंथ के लिए तो हमें ऑप्शन बी के साथ जाना चाहिए। लैम्डा इज ग्रेटर देन अगर 2D होता है तो उस कंडीशन में पैटर्न दिखाई नहीं देता है, उसको हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन कंडीशन, ठीक। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन ब्रैग इक्वेशन। ब्रैग इक्वेशन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रेसिप्रोकल, इन टर्म्स ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस इज, ठीक है। तो पहला है हमारे पास, पहली क्वेश्चन है के वेक्टर डॉट डी वेक्टर माइनस का जी स्क्वायर इक्वल टू 0, पहली क्वेश्चन ये है। दूसरी इक्वेशन है के वेक्टर डॉट जी वेक्टर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। तीसरी इक्वेशन है के डॉट जी डिवाइडेड बाय आपके पास जी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, 1। चौथी इक्वेशन है 2k डॉट जी प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू आपके पास कितना 0। ये 4 इक्वेशन है। देखो ब्रैग्स लॉ ऑलरेडी आपने पढ़ा है, ये ब्रैग्स लॉ की वेक्टर फॉर्म है। अगर आपसे बोला जाता है वेक्टर फॉर्म ऑफ, अगर आपसे बोलता है वेक्टर फॉर्म ऑफ ब्रैग्स इक्वेशन, वही जो आपने देख रखे 2D n लैम्डा इक्वल टू 2D sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, इसकी जो वेक्टर फॉर्म होती है वो होती है आपके पास 2k डॉट जी, अभी बता रहा हूं इनके मतलब क्या है करके, जी स्क्वायर इक्वल टू आपके पास 0। ये जो जी वेक्टर आपको दिख रहा है, जी वेक्टर आपके पास क्या है, ये रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, ठीक है। ये क्या है जी, हाँ जी, ये आपके पास रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर या रेसिप्रोकल वेक्टर भी बोल सकते हो आप। दूसरा अगर हम बात करें ये जो जी है, अगर के बात करें तो ये होता है मोमेंटम वेक्टर, ठीक है, ये होता है मोमेंटम वेक्टर जिसको हम बोलते हैं के, ठीक। अब क्यों बोलते हैं ऐसा, अगर आपको अगर थोड़ा बहुत अगर देखो ये पूरा ये कैसे प्रूव होता है, हम एक फोटोन को आपके पास एक फोटोन को फोनोन के ऊपर आपके पास इंसिडेंट करने की कोशिश करते हैं, लेटिस वाइब्रेशन जब हम पढ़ रहे थे उस टाइम पर की बात है, ठीक। और वहां से आपके पास हमें स्कैटरिंग टाइप की चीजें देखने को मिलती है, तो वहां से हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वगैरह इक्वेशन यूज करते हैं, तब जाके प्रूफ करते हैं। तो मतलब डेरिवेशन है एक पूरा, उस डेरिवेशन पर ऊपर हम नहीं जा रहे हैं। आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो ब्रैग्स की जो इक्वेशन है इस फॉर्म में वेक्टर फॉर्म है, वो है 2k डॉट जी आपके पास प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? यहाँ जो जी होता है वो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होता है, और जो के होता है ये मोमेंटम वेक्टर होता है। अब के मोमेंटम वेक्टर कैसे है, अगर आप इसको जानना चाहें तो आपके पास थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं। हमने देखा था मोमेंटम इक्वल टू आपके पास एच बाई आपके पास लैम्डा होता है। अगर मैं इसमें 2 पाई से मल्टीप्लाई, अगर लैम्डा 2 पाई से अगर डिवाइड कर दूं तो ये ऊपर चले जाएगा, और ये 2 पाई बाय लैम्डा ऐसे ही रहा, और इसको मैंने लिख दिया एच कट। तो ये जो आ रहा है 2 पाई बाय लैम्डा, इसको हम बोलते हैं के, तो के इंटू एच कट आ जाएगा। तो के इंटू एच कट आएगा, तो जो मोमेंटम की जो वैल्यू आएगी, मोमेंटम इक्वल टू एच कट इंटू आप के आ रहा है, इसी को एच कट इंटू के जो वेक्टर आ रहा है इसी को मोमेंटम वेक्टर बोलते हैं। ये जो के वेक्टर हम लिख रहे हैं, पी इक्वल हमारे पास एच कट इंटू के आया ना, इसी को बोलते हैं मोमेंटम वेक्टर बोलते हैं। समझ आई नहीं आई बात, ये ध्यान में रखना क्या है करके। मोमेंटम वेक्टर क्यों बोल रहे हैं करके, क्यों, क्योंकि ये मोमेंटम के इक्वल आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है, ये तो कांस्टेंट है, क्या आ रहा है, पी वेक्टर इक्वल क्या आ रहा है, एच कट इंटू के, और ये क्या जरा बोलो, ये आपके पास रेसिप्रोकल आपके पास लैटिस वेक्टर। तो ये ध्यान में रखिएगा, आपके पास जो वेक्टर फॉर्म है आपके पास, वो आपके पास क्या है जरा बोलो, 2k डॉट जी प्लस जी स्क्वायर आपके पास इक्वल टू 0। देखो पूरी कहानी नहीं करने वाला हूं मैं, फोटोन एक फोनोन के ऊपर गिराऊंगा, फिर उसका स्कैटरिंग करूंगा, फिर मोमेंटम कंजर्वेशन करूंगा, फिर वहां से इक्वेशन निकाल के लाऊंगा, फिर प्रूफ करूंगा। तो इतना नहीं करना है, आपको एक इक्वेशन ध्यान में रखनी है, बस हो गया, ठीक। यहाँ 2 है k डॉट जी, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है, प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। बोलिए। मतलब ऐसी कोई डायरेक्टली मेंशन नहीं आपके सिलेबस में, लेकिन मे भी क्या पता पूछ ले। नेक्स्ट है
the length of each vector, the length of each vector of reciprocal lattice is proportional to, ये आपने मेंशन कर रखा है, प्रोपोर्शनल टू किसके प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, DHKL पहला ऑप्शन, दूसरा है 1/DHKL, तीसरा है DHKL ऑफ स्क्वायर, और चौथा है 1/√DHKL, ठीक है। ये तो आपसे बोला जो लेंथ होती है, आपसे बोला द लेंथ ऑफ ईच वेक्टर ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस बोला, तो हमने ये देखा था, इसको हमने अगर आपको याद आ रहा हो तो सिग्मा लिखा था। सिग्मा इक्वल हमने क्या बोला था कि जो डी होता है, जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस होती है, उसका रेसिप्रोकल अगर हम कर दें तो हमें रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर की लेंथ मिल जाती है, विच इज आपके पास DHKL रेसिप्रोकल होता है। किसका होता है, जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस आती है किसमें, नॉर्मल स्पेस में अगर हम बात करें, मोमेंटम स्पेस में नहीं, ठीक है। तो उसमें अगर हम ये जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस का अगर रेसिप्रोकल करें तो ये जो सिग्मा हमको देखने को मिलता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, जरा बोलो, लेंथ ऑफ क्या, रेसिप्रोकल वेक्टर, ठीक है। सिग्मा इक्वल टू 1 बाय आपका DHKL, इन दोनों में रिलेशन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इनवर्स प्रोपोर्शन होते हैं, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, ये समझ में आता। नेक्स्ट है क्वांटम ऑफ एकॉस्टिकल एनर्जी इज, ठीक है। पहला आपके पास फोटोन, दूसरा है फोनॉन, तीसरा है मैसॉन, और चौथा है नन ऑफ दिस। ये तो आपको पता है, ठीक है। जैसे लाइट एनर्जी का जो क्वांटम बोलते हैं उसको बोलते हैं फोटोन, क्या बोलते हैं उसको हम, फोटोन। वैसे एकॉस्टिकल एनर्जी यानी कि उनसे एसोसिएटेड एक वेव बनती है जिसको हम बोलते हैं इलास्टिक वेव, ठीक है। अब वो वेव जो है समझ में आता है, अगर एनर्जी अगर होगी तो कैरी करेगी तो समझ में आता है उसकी जो एनर्जी अगर है, तो एनर्जी का जो क्वांटा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फोनॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जरा बोलो, उसी का हम क्या बोलते हैं, फोनॉन बोलते हैं। समझ में नहीं आई बात, तो फोनॉन आपके पास क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। हम क्वांटम लेवल पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को एक्सप्लेन करते हैं, इसी के बेसिस पर करते हैं। फोनॉन की जब फोनॉन एग्जिस्टेंस में आया उसी के बाद ही, ये एग्जिस्टेंस में मतलब ऐसा कोई एविडेंस, कोई एक्सपेरिमेंट तो नहीं है कि जैसे हमको फोटोन का पता चलता है, आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पता चला था कि हाँ फोटोन है, मतलब फोटोन टाइप की कुछ चीज होगी करके, मतलब क्योंकि ऐसा एविडेंस हमें कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन मिल रही है एक्सपेरिमेंट में, ऐसा फोनॉन का कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं है, लेकिन हाँ हम कुछ चीजों के इसकी हेल्प से ऐसा मान लेने से एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, मतलब जो इलास्टिक एनर्जी, इलास्टिक वेव की वजह से जो एनर्जी आती है उसको क्वांटाइज मान लेने से हम चीजों को एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं आपके पास क्या, फोनॉन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इन अ क्रिस्टल lattice, plane cuts intercept of 2a, 3b and 6c along the three axes where A, B, C are primitive unit cell, determine the Miller indices. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मतलब इसका आने के चांसेस सबसे ज्यादा है इसमें। तो पहला आपका ऑप्शन है 1 2 3,
पहला ऑप्शन। दूसरा है 321, तीसरा है 213 और चौथा ऑप्शन है 312। ठीक, ये ऑप्शन है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, हम एच के एल लिख देंगे और उसके बाद ये लिख देंगे आपके पास क्या, लेटिस पैरामीटर डिवाइडेड बाय इंटरसेप्ट, ठीक है, बी डिवाइडेड बाय ओबी, सी डिवाइडेड बाय ओसी, ठीक है। इंटरसेप्ट वाला नीचे आता है, ध्यान में रखना। हाँ, ए डिवाइडेड बाय ओए, ओए की वैल्यू कितनी है 2a, ये क्या आपके पास बी डिवाइडेड बाय आपके पास 3b, और ये क्या जरा बोलो सी डिवाइडेड बाय 6c, बी से बी, सी से सी, और आपके पास ए से कैंसिल आउट हो गया 1/2, या क्या 1/3, और या क्या 1/6। एक काम कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो। किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, हमको इंटीजर फॉर्म में डिफाइन करने होते हैं। तो अगर आप 6 से अगर 3 आ जाएगा, फिर आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1। किससे मल्टीप्लाई करोगे जरा बोलो, अगर आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो। ठीक, तो एच के एल अगर आप डिफाइन करें तो आपने एच के एल क्या डिफाइन करे हैं, एच के एल आपने डिफाइन करे हैं 3 2 1, 3 2 1, ये 2 है। 3 2 1, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन 3 2 1, ऑप्शन बी। 3 2 1 ऑप्शन क्या हो जाएगा जरा बोलो, बी। ये तो सिंपल है। चलिए चलिए फिर एक और बताइए ऐसी। In an orthorhombic crystal, in an orthorhombic crystal, rhombic crystal, a lattice plane cuts, planes cut intercept of length 3a minus 2b comma 3c by 2 along the three axes, along the three axes where a b c are primitive vectors। ये पता ही आपको, a b c are primitive vectors, ठीक है। फिर आपसे क्या कह रहा है, ऑफ यूनिट सेल, वही करना है, मिलियन इंडिसेस ही फाइंड आउट करने हैं। फाइंड आपके पास मिलर इंडिसेस, मिलर इंडिसेस, ठीक। पहला ऑप्शन है 2 3 बार आपके पास 4, दूसरा ऑप्शन है 2 बार 3 4, तीसरा है 3 2 4, चौथा है 4 3 2। बोलिए क्या आएगा। ये जो नेगेटिव वाले को बार से इंडिकेट करते हैं डायरेक्शन में, जब हम प्लेन की डायरेक्शन में लिखते हैं तो, ठीक है। आपको पता है कि पैरेलल प्लेन की जो डायरेक्शन बताने का जो काम करता है वो कौन करता है, मिलर इंडिसेस करता है, ठीक है। आपको पता है किसी क्रिस्टल में क्या कितने प्लेन होते हैं, बहुत सारे प्लेन्स होते हैं। उन प्लेन के ओरिएंटेशन डायरेक्शन को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मिलर इंडिसेस का यूज करते हैं। ये ध्यान में रखिए, क्वेश्चन डायरेक्टली भी बनता है। अब करना क्या है, हमने पता कि एच के एल इक्वल कितना है जरा बोलो, ये आएगा a डिवाइडेड बाय ओए, इंटरसेप्ट हमेशा नीचे आता है, फिर से एक बार बताना चाहूंगा, ठीक है। c डिवाइडेड बाय ओसी, ये आ जाएगा, ठीक। a डिवाइडेड बाय ओए, ओए की वैल्यू कितना है 3 है, b डिवाइडेड बाय माइनस का 2b, ठीक है। 2 कहां जाएगा जरा बोलो, ऊपर आ जाएगा, इससे कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 1/3, ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 1/2, और ये आ गया 2/3। अब किससे मल्टीप्लाई करूं, मुझे लगता है 6 से मल्टीप्लाई करने से शायद ठीक हो जाएगा, मतलब इंटीजर में आ जाएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 2, ये आ जाएगा आपके पास -3, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई करो पूरी इक्वेशन में, तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 4 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा एच के एल। लिखने का तरीका क्या रहेगा, लिखने का तरीका मैंने कहा, ये नेगेटिव साइन को किस तरीके से लिखते हैं,
एच के एल अगर मैं लिख रहा हूं तो नेगेटिव को लिखने वक्त उसमें बार चढ़ा देते हैं और कुछ नहीं, ठीक है, किया जाएगा। तो 2 3 बार और क्या हो जाएगा 4, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। फाइंड मिलर इंडिसेस, फाइंड Miller indices, a set of parallel plane, a set of parallel planes which make equal intercept along the three axes, along the three axes। पहला ऑप्शन है 101, दूसरा है 110, तीसरा है 111 और चौथा है आपके पास 101 011, ये। तो क्या कह रहा है, मिलर इंडिसेस फाइंड आउट कर रहे हैं, इक्वल आपके पास इंटरसेप्ट कर रहा है कह रहा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हमें बताया कि आपके पास a डिवाइडेड बाय आपके पास OA, b डिवाइडेड बाय OB, ठीक है, और c डिवाइडेड बाय क्या जरा बोलो OC, ये। अब ये इक्वल इंटरसेप्ट कहने का मतलब है जितना उसका लेटिस पैरामीटर होगा उसी के करस्पॉन्डिंग आपके पास इंटरसेप्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जरा बोलो, इसमें क्या कर देंगे HKL, तो ये क्या आ जाएगा ओ ए की जगह कितना आ जाएगा A, इसकी जगह क्या आ जाएगा आपके पास B, इसकी जगह क्या आ जाएगा जरा बोलो C, ठीक। अब समझने की कोशिश करेंगे, वैसे यहां से अगर इसको कैंसिल आउट करोगे, इससे इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1। तो HKL की वैल्यू अगर यहां से डिफाइन करोगे तो ये आ रही होगी आपके पास, HKL की वैल्यू कितनी आ रही होगी 111, ठीक है। क्वेश्चन इसी फॉर्म में पूछा जाता है। वैसे एक्चुअल में इसकी डिटेलिंग के लिए क्वेश्चन में ऐसा होना चाहिए कि सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए बात कर रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा मेंशन नहीं है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, तो आपके पास मेंशन नहीं है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगाना पड़ेगा। तो कौन सा हो जाएगा 1111, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्यूबिक सिंपल cubic crystal, in a simple cubic crystal find the ratio of intercept on the three axes by 1, 2, 3 प्लेन, ठीक है। पहला ऑप्शन है 632, दूसरा ऑप्शन है 362, तीसरा ऑप्शन है 236 और चौथा ऑप्शन आपके पास 623, ये। तो क्या आएगा बताइए। ऐसा उल्टा पूछा, हाँ ये ध्यान में रखना। देखो आपका इस बार इंटरसेप्ट पूछ रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट बोल रहा ऑन द थ्री एक्सिस बाय आपके पास 1 2 3 बोल रहा। तो कैसे कर सकते हैं, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो समझ में आता है, हमने देखा था HKL, ठीक है।
एच के एल देखा था हमने, क्या होता है, ए डिवाइडेड बाय ओ ए, ठीक है, बी डिवाइडेड बाय ओ बी, सी डिवाइडेड बाय ओ सी। तो एच मैंने आपके पास इसके इक्वल रख दिया, अगर इसके इक्वल रखूं तो ए डिवाइडेड बाय ओ ए। इसी तरीके से के की वैल्यू मैंने इसके इक्वल रख दी, ठीक है, ओ बी, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल रख दी, एल की वैल्यू आपके पास सी डिवाइडेड बाय ओ सी के इक्वल रख दी, ठीक। अब यहाँ पर आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, मेरे को ओ ए पता करना है, तो ओ ए की वैल्यू मैं आपके पास निकाल दी, आपके पास ए डिवाइडेड बाय कितना आ गया, ए डिवाइडेड बाय आपके पास कितना आ जाएगा, ओ ए की वैल्यू निकालोगे तो एच आ जाएगा। ऐसे ओबी की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, बी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, ओसी की वैल्यू निकालोगे तो सी डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, एल आ जाएगा। ए एच की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, ये क्या है, एच के एल आपको दे रखे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा तो। ये अगर हम यहाँ से अगर बात करें, ओ ए की आपके पास ए बाय आपके पास 1 आ जाएगा, ओ बी अगर लिखोगे तो बी बाय कितना आ जाएगा, ये आपके पास 2 आ जाएगा, और ओ सी अगर लिखोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सी बाय आपके पास 3, ठीक। अब यहां से समझने वाली बात है, ये एक आ गया आपके पास ए, आपके पास दूसरा बी बाई 2 आ रहा, तीसरा आपके पास क्या आ रहा जरा बोलो, तीसरा आ रहा आपके पास सी बाई 3। अगर आप अब यहां से जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए कह रहा, पहली बात ये एबीसी, ये तीन के तीन सेम होंगे, मतलब ये आपके पास ओ ए इक्वल आपके पास ये, अगर मैं ए लिखूंगा तो ओबी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, ए बाई 2, और आपके पास ओसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी ए बाई आपके पास कितनी आ जाएगी 3, ठीक। अब एक काम करो, इसको हमको क्योंकि इंटीजर फॉर्म में लिखना होता है, ये इंटरसेप्ट ही है, ये ए आपके पास, दूसरा आपके पास ए बाई 2 और आपके पास ए बाई 3, ये इंटरसेप्ट है। लेकिन हमें किस फॉर्म में लिखना है, इंटीजर फॉर्म में, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर लो, 6 से मल्टीप्लाई कर लो, रेशियो ले लो, इनके रेशियो लोगे तो आपके पास कितना आएगा, ए बाई 2 और ए बाई 3। इंटीजर फॉर्म में लिखोगे तो कितना आ जाएगा, यह आएगा ओ ए ओ बी और ओ सी का अगर रेशियो लोगे तो यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा 1/2, यह आ जाएगा 1/3। 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 कितना आ जाएगा, 3 कितना आ जाएगा, 2, तो कितना आ जाएगा, 6:3:2। दिस इज द इंटरसेप्ट रेशियो, 6:3:2, ठीक है, यह आ जाएगा 6:3:2। डी ऑप्शन, 6:2:3, 3:2 आएगा ना, 2:3:6 होगा, डी थोड़ी आएगा, डी आएगा, ये 6:2:3 है, यहां को अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 6 आएगा, फिर 2:3:6 आएगा ना, हाँ, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 6:3:2। कुछ नहीं करना है, ये एच की वैल्यू इसके इक्वल रख दी, के की वैल्यू इसके इक्वल रख दी, इसकी वैल्यू इसके इक्वल रख दी, ओ ए ओ बी ओ सी की वैल्यू निकाल दी, इक्वल, उसने बोला सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है तो ये सब ए बी सी सबके सब सेम होंगे, ये लेटेस्ट पैरामीटर सेम होंगे। तो मैंने उसके बाद ये रेशियो लिखूंगा तो ये आ जाएगा, ए 1 आएगा, ये 1/2 आएगा, 1/3 आएगा। यहां से मैंने इसको इंटीजर फॉर्म में लिखने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उल्टा भी पूछ सकता है, मतलब कहने का मतलब ये है, तो यहीं से सॉल्व हो जाएगा, पहले इंटरसेप्ट निकालना फिर उसका इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। नेक्स्ट है, द रेसिप्रोकल लैटिस इज अ लैटिस, रेसिप्रोकल लैटिस, लैटिस इज अ लैटिस, लैटिस in the phase space, दूसरा फोरियर स्पेस, तीसरा ऑर्डिनरी स्पेस, और चौथा ब्रैग स्पेस। ये बहुत अच्छी तरीके से आपको पता है। रेसिप्रोकल लैटिस जो होता है आपके पास क्या होता है जरा बोलो, लैटिस कौन सी स्पेस में होता है, फोरियर स्पेस, मोमेंटम स्पेस भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। इसको एक और तरीके से बोल सकते हो, मोमेंटम स्पेस भी बोल सकते हो, बात एक ही है। फोरियर स्पेस बोलो या मोमेंटम स्पेस बोलो, बात एक ही है। हाँ, ध्यान में रखना, इसको ऐसा भी लिखा हो सकता है। नेक्स्ट,
रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ सिंपल क्यूबिक, रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस इज, बताइए एफसीसी लैटिस, दूसरा बीसीसी लैटिस, तीसरा सिंपल क्यूबिक लैटिस, नेक्स्ट है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। हाँ, हमको ये समझ में आता है कि बिल्कुल क्या हो जाएगा, सिंपल क्यूबिक लैटिस, ठीक है, क्या हो जाएगा, सिंपल क्यूबिक लैटिस। हमको समझ में आता है सिंपल क्यूबिक जो होता है ना, क्यूबिक का जो रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, रेसिप्रोकल मतलब कहने का मतलब है जब तुम आप इसका रेसिप्रोकल लैटिस निकालोगे तो वो भी सिंपल क्यूबिक जैसा ही दिखता है, उसका उसमें चेंज कुछ नहीं आता है, ठीक है, स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता है। रेसिप्रोकल आप करोगे तो रेसिप्रोकल करने के बाद ये फिर से सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल ही रहता है, ठीक है। दूसरा बीसीसी का अगर करोगे तो आपको एफसीसी का देखने को मिलेगा, एफसीसी का रेसिप्रोकल करोगे तो बीसीसी होता है, ठीक है। बीसीसी का अगर आपसे बोलता है रेसिप्रोकल क्या होता है करके तो वो एफसीसी होगा, और एफसीसी का अगर आपसे पूछता है तो बीसीसी होगा, ठीक है। अब बाकी इनमें कैलकुलेट किए जाते हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हो जाते हैं, रेसिप्रोकल वेक्टर निकाले जाते हैं, ठीक है। ए वेक्टर इक्वल अगर आपने देखा होगा तो ए एस्ट्रिक इक्वल होता है 2 पाई टाइम्स बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाय ए डॉट बी क्रॉस सी करके, ऐसे करके निकाले जाते हैं, प्रूफ किए जाते हैं, उतना नहीं करना हमने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अ प्लेटिनम हैज रिलेटिव permeability greater than unity, ठीक है, and small positive value, ठीक है, वैल्यू ऑफ ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, इट मस्ट बी क्या हो सकता है करके कह रहा, पहले कह रहा पैरामैग्नेटिक, दूसरा कह रहा डायमैग्नेटिक, तीसरा कह रहा है फेरोमैग्नेटिक, नेक्स्ट कह रहा आपसे नन ऑफ द अबव। तो अब प्लेटिनम हैज रिलेटिव परमेबिलिटी बोला, ग्रेटर देन आपके पास यूनिटी बोला, एंड स्मॉल पॉजिटिव बोला, ठीक है। किसके लिए सारी बातें होती हैं, ये बहुत अच्छी तरीके से आपको पता है, ये आपके पास स्मॉल पॉजिटिव वाली बातें किसके लिए होती है, जरा बोलो, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए। क्या होती है जरा बोलो, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए। समझ आता नहीं आता है, हमने अगर देखा, अगर आपको म्यू आर की वैल्यू होती है आपके पास कितनी, 1 प्लस काई एम, होती नहीं होती है, तो काई एम अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यह आ जाता है आपके पास कितना, म्यू आर माइनस 1। स्लाइटली म्यू आर आपके पास ग्रेटर देन 1 होता है, किसके लिए, ग्रेटर देन आपके पास 1 होता है स्लाइटली, किसके लिए जरा बोलो, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए, जस्ट स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होता तो इसकी वैल्यू भी आपके पास स्लाइटली, आपका जैसे मैंने कहा अभी 5 है इसकी वैल्यू, तो 5 माइनस 1 4 के आसपास आएगी, तो क्या होगा जरा बोलो, वो आपके पास वो इसकी जो ससेप्टिबिलिटी स्मॉल है, पॉजिटिव है, इसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के आपको समझ में आता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए अगर हम बात करें तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए कैसा आता है जरा बोलो, ये जो म्यू आर की जो वैल्यू आती है लेस देन 1 आती है, तो इसलिए वो काइएम कैसा आता है, नेगेटिव आता है, स्मॉल आता है, ठीक है, उसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जो म्यू आर की वैल्यू आती है बहुत ज्यादा होती है, बहुत बड़ी होती है, ऑर्डर बहुत बड़ा होता है, 1000 के ऑर्डर की होती है वैल्यू, 100 to 1000
ठीक है, तो उसमें काइम भी कैसा आएगा, लार्ज आएगा, पॉजिटिव ही होगा, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। तो स्मॉल एन पॉजिटिव अगर है, स्मॉल भी होगा और आपके पास पॉजिटिव भी है, तो हमारे पास जो मटेरियल होगा वो होगा पैरामैग्नेटिक। ठीक, चलिए नेक्स्ट। द मैग्नेटिक susceptibility of diamagnetic material। पहला स्मॉल एंड नेगेटिव, पहला ऑप्शन। अभी मैंने बताया है सारी बातें, स्मॉल एंड आपका पॉजिटिव। तीसरा ऑप्शन है लार्ज एंड आपके पास क्या, पॉजिटिव। चौथा है लार्ज एंड नेगेटिव। बताइए क्या होता है, अभी बोला था म्यू आर जो होता है वो होता है आपके पास 1 प्लस काई एम। ये उसकी तरह है, याद है आपको, के इक्वल टू 1 प्लस काई ई करके, अगर आपको थोड़ा याद आ रहा हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की तरह ही होता है, पता ही है ना, के इक्वल टू 1 प्लस काई ई करके। काई एम अगर आप यहां से निकालोगे तो ये आएगा म्यू आर माइनस 1। ठीक, म्यू आर होता है लेस देन 1, तो लेस देन 1 अगर आएगा तो समझ में आता है काई एम की वैल्यू आपके पास कैसी आ जाएगी, आपके पास जरा बोलो। ये समझ में आता है कि आपके पास ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, तो कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आएगा, और कैसा होगा, स्मॉल होगा। ठीक, तो स्मॉल एन आपके पास नेगेटिव एंड स्मॉल अगर होती है तो उसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, एक परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल का एग्जांपल बताओ तो। आपने उस नहीं लिखा है, लिखा आपने, मतलब कुछ एग्जांपल पढ़े ना, वो ऐसे क्वेश्चन भी दे देता है उठपटांग। ठीक है, मतलब इसकी किसका एग्जांपल है करके, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। एक परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल का एग्जांपल बताओ तो। मतलब परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल मतलब, बताओ पहली बात, डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है या जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम होता है, जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, या और या आपके पास जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आपके पास अप्रोक्सीमेटली जीरो होता है, मतलब बहुत कम होता है ना, किसके अंदर, डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर। हाँ, अच्छा डायमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जब इनको मैं मैग्नेटाइज करूंगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ, अपोजिट डायरेक्शन, आपको कहानी पूरी पता है, मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल्ड होते हैं। ठीक है, बात सुनना थी, अब ध्यान सुनना। अगर हम बात करें परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बात करें, तो परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है सुपर कंडक्टर। ठीक है, जिसने वो पढ़ी होगी सुपर कंडक्टर की थ्योरी, अगर किसी ने कभी पढ़ी होगी, टाइप 1 सुपर कंडक्टर, टाइप 2 सुपर कंडक्टर वगैरह पढ़े होंगे, मेसनर इफेक्ट वगैरह अगर किसी ने पढ़ा होगा तो उसको थोड़ा ध्यान में रहा होगा कि जो सुपर कंडक्टर होते हैं उनके जो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आपके पास कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर मटेरियल के अंदर अगर जीरो हो जाए तो हम अभी बोल रहे थे उसको डायमैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे करके, बोल लेते नहीं बोल रहे थे, अरे यही तो बोला मैंने कि बहुत कम होता है, बहुत कम, मतलब अगर जीरो हो जाए तो परफेक्ट आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में, मैं क्या करूं, कुछ समझ में आ रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि हम किस क्या बोल रहे थे, डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम होता है, और उसमें भी मैं ये कह रहा हूं कि अगर जीरो हो जाए, जीरो अगर हो जाए तो परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल हो जाएगा। परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल का एग्जांपल क्या होता है, सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर के अंदर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, जीरो। ठीक है, चलिए ये लिख लेना, परफेक्ट डायमैग्नेटिक जो परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल का जो एग्जांपल है वो सुपर कंडक्टर होता है, लिख लेना अपने उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
द रिलेशन बिटवीन बी एम एन एच वेक्टर, पहला है बी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, अच्छा बी क्या है, बी है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल, ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और ये आपके पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, आपको बताइए एच वेक्टर प्लस एम वेक्टर, पहला ऑप्शन। दूसरा है बी वेक्टर इक्वल टू आपके पास एच वेक्टर बाय म्यू नॉट, ठीक है। तीसरा है बी वेक्टर इक्वल टू आपके पास म्यू नॉट इंटू एम वेक्टर, और चौथा ऑप्शन है बी वेक्टर इक्वल टू आपके पास आ गया एच वेक्टर प्लस एम वेक्टर डिवाइडेड बाय आपके पास कितना आ गया, जरा बोलो म्यू नॉट। बोलो कौन सा रिलेशन होता है इसमें, ये आपने लिख रखा है, आपको थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा होगा, बी हमने लिखा था इसकी जगह आई लिखा था, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और इसको मैं बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इनमें क्या रिलेशन लिखा था, बी वेक्टर इक्वल टू लिखा था म्यू नॉट 1 आई प्लस एच, चैप्टर पढ़ाया होगा उस समय मैंने आपको एक बात बताई होगी, 7 पॉइंट लिखाए होंगे, हाँ आई था वहां पर, बिल्कुल आई होता है, कभी एम लिख देता, आपको उसमें टर्म को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। हमने उसमें 7 पॉइंट डिस्कस किया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो 7वें पॉइंट में अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने कहीं पर ये भी डिस्कस किया होगा 5वें 6वें नंबर पर, कि जो बी और आपके पास एच और आई में जो रिलेशन होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस एच, और इसी से हम फिर इसी को सॉल्व करके हम कौन सा रिलेशन निकाल के लाते हैं, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई एम वाला रिलेशन निकाल के लाते हैं, ठीक है। चलिए तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, आपके पास क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, तो थोड़ा बहुत आपको ध्यान में रखने का, बोलेगा वो सिंबल के नाम बोल देगा, अभी मैंने नहीं लिखे तो वहां बोल देगा आपको, ठीक है। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, द मैग्नेटिक susceptibility of diamagnetic material with absolute temperature T is given by, पहला ऑप्शन है काई एम प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 0, दूसरा काई एम प्रोपोर्शनल टू का टी की पावर आपके पास -1, दूसरा है काई एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 3/2, और चौथा है काई एम प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ये 4 ऑप्शन, बोलो कौन सा हो जाएगा ये। डायमैग्नेटिक मटेरियल की आपके पास जो ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, मैं क्या कह रहा हूं, जो काई एम होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, किसके लिए, डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। मतलब डायमैग्नेटिक मटेरियल को अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो उनको ससेप्टिबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ में आई बात, उनकी ससेप्टिबिलिटी पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो टेम्परेचर के साथ कांस्टेंट रहती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट लिखना, और इसी तरीके से अगर मैं लिख देता फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल लिख देता, तब अगर इसी में लिख दें, अगर हम फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए हम लिख दें काई एम प्रोपोर्शनल टू आपके पास टी की पावर -1, काई एम प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 0, तीसरा काई एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आपके पास टी की पावर 2, और चौथा आपके पास काई एम प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा जरा बोलो, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्यों, उनकी ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से घटती है, उनको समझ में आता है, अगर आपके पास इधर टेम्परेचर इधर काई एम अगर होता है तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे इनकी ससेप्टिबिलिटी घटती है। ससेप्टिबिलिटी घटती है मतलब जो मैग्नेटिक डायपोल होते हैं टूट जाते हैं, मैग्नेटिक डायपोल आपके पास जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं जरा बोलो, टूट जाते हैं, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक मैग्नेटाइजेशन की जो एबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। ये एक्चुअल में काई होता क्या है, ये मैग्नेटाइज कि कोई मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हो सकता है उसकी एबिलिटी है, समझ में नहीं आई बात, काई एम। तो ये आपके पास रिलेशन आ जाता है इस केस में। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिएगा इसमें,
the relative permeability of a substance is 0.9998. The substance is पहला डायमैग्नेटिक, दूसरा पैरामैग्नेटिक, तीसरा फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है, बताओ तो फिर एक का म्यू आर कितना है, ये है म्यू आर की वैल्यू कितनी है 0.9998, क्या हुआ है, क्या बताइए। अरे ये तो बड़ा सिंपल सा है, काईएम क्या आ जाएगा, काईएम आएगा आपके पास, अगर आपने देख भी रिलेशन दिखा था म्यू आर इक्वल टू कितना देखा था 1 प्लस काई एम, आएगा नहीं आएगा, क्या आएगा जरा बोलो, म्यू आर इक्वल टू कितना आएगा 1 प्लस काई एम, तो काई एम की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा जरा बोलो, म्यू, ठीक है, तो कैसा आएगा, काई एम नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, ये इसकी वैल्यू यहां रखोगे तो कैसा आएगा, ये आपके पास इसकी वैल्यू यहां रखो -1 करो, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, नहीं आएगा, आप इसको गलत कर दिए, ये तो सिंपल है, ये 0.9998 दे रखा, यहां रखोगे तो काईएम नेगेटिव आएगा ना, जब काईएम नेगेटिव आएगा तो कैसा होगा, काईएम नेगेटिव आएगा स्मॉल आएगा, तो मटेरियल कैसा हुआ है, डायमैग्नेटिक मटेरियल हुआ, मैं तो सोच रहा था इसको नहीं कराऊंगा, ठीक है, तो फिर क्या आ जाएगा, स्मॉल एन आपके पास कैसा हो जाएगा नेगेटिव, तो कौन सा हो जाएगा डायमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है, चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन टू स्पेसिफिक हीट, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन टू स्पेसिफिक हीट of metal at low temperature is proportional to, कह रहा is proportional to, ठीक है, पहला हमारे पास ऑप्शन है t की पावर 3/2, दूसरा ऑप्शन है t की पावर आपके पास 2, तीसरा ऑप्शन है t की पावर 1/2 और चौथा है आपके पास t क्यूब। ठीक है, बताइए इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन, ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल बोला एट लो टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, वैसे आपको अगर बता दें ध्यान से सुनना, इसमें दो चीजें हैं, इसमें दो चीजें ध्यान सुनना, अगर यहाँ ऑप्शन में अगर आपके पास T वाला अगर मेंशन नहीं है, मतलब आपको पता लो टेम्परेचर मेटल के लिए तो CV प्रोपोर्शनल टू T आता था ना, और इंसुलेटर के लिए CV प्रोपोर्शनल टू T क्यूब आता था, ठीक है, तो यहाँ अगर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन अगर लिखा है और यहाँ अगर T क्यूब अगर मेंशन है, तो ध्यान में रखना, आपने देखा था CV प्रोपोर्शनल टू क्या था जरा बोलो, T क्यूब था, क्या था जरा बोलो, CV प्रोपोर्शनल टू T क्यूब, ये किसके लिए बात हो रही थी जरा बोलो, ये आती है आपके पास एट लो टेम्परेचर पे स्पेसिफिक हीट, किसके लिए, मेटल के लिए, अगर यहाँ T मेंशन नहीं है तो आपको किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए T क्यूब के साथ, हमने देख रखा था आइंस्टीन और दोनों डिबाई की थ्योरी में
लो टेम्परेचर पर जो स्पेसिफिक हीट सॉलिड के लिए जो आती थी वो आपके पास किस तरीके से वेरी करती थी, टी क्यूब के साथ वेरी करती थी। ये बात समझ में आई? तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में, हाँ, आज की क्लास में यहीं तक डिस्कस करते हैं। बाकी अगर हो सकता है इवनिंग में क्लास हो, इवनिंग में अगर क्लास होगी तो टाइमिंग जहां तक है 3 बजे हो सकता है, क्योंकि भी शाम को शायद इवनिंग में तुम्हारी क्लास मैथ्स की क्लास होगी, तो उससे पहले 3 बजे होगी, ठीक है। होगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा।